नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं रिमेटोलॉजी विषय पर, और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि रिमेटोलॉजी विषय क्या है, ये किन तरह की डिजीज़ के साथ आप डील करते हैं और इसमें किस किस तरह की डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है? जी, रिमेटोलॉजी जो है, रिमेटोलॉजी के अंदर जो उसका पूरा नाम है वो है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रिमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत हम ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है यानी गठिया की बीमारी है, उसके बारे में भी हम लोग इलाज और चर्चा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे रिमेटोलॉजी के विषय में बताया कि गठिए के बारे में आप इसका जो डायग्नोसिस है गठिए का करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, गठिया बहुत कॉमन सी बीमारी है, आजकल हर दूसरे इंसान में ये देखने को मिलती है कि जॉइंट्स पेन हो रही है, अल्टीमेटली उन्हें गठिया हो जाता है एक उम्र के बाद। मैं जानना चाहूँगा इसके क्या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, गठिया शब्द जो है वो गठ से आया है, और गठ यानी कि जोड़। जहाँ भी दो हड्डियाँ आपस में मिलती है उसे गठ या जोड़ कहते हैं। गठ जोड़ में अगर कोई बीमारी होती है तो उसे गठिया कहते हैं। आमतौर पर गठिया को हम दो तरीके से देखते हैं। एक ऐसा गठिया जो उम्र के साथ होता है, जिसमें गठिया यानी जोड़ के बीच की जो ग्रीस है वो अगर कम हो जाए तो वो खराब होने लग जाता है। और एक ऐसा गठिया होता है जिसके अंदर जोड़ के अंदर जलन यानी कि इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ तक बात करें हम, जो गठिया उम्र की वजह से होता है, उस गठिया में जनरली जोड़ जो है वो डीजनरेट यानी ये कहें कि उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जो अपना इन्फ्लेमेशन वाला अर्थराइटिस गठिया है, ऐसा गठिया किसी भी उम्र में हो सकता है। आपने कहा जैसे कि हर दूसरे मरीज को गठिया है। एक तो हम देखें कि क्योंकि उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जोड़ों की क्षति होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए डीजनरेटिव अर्थराइटिस जो है वो बुढ़ापे में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन वाला अर्थराइटिस है वो हर उम्र में देखने को मिल रहा है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये हर उम्र में होता है, तो ऐसी कौन सी प्रिवेंशन है जो हम आए दिन ले सकते हैं या अपना लाइफस्टाइल ऐसा सुधार सकते हैं जिसकी वजह से इसे कम किया जा सके या डिले किया जा सके? ऐसा कोई हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो किसी को लेने चाहिए इस तरह के गठिए से बचने के लिए? देखिए, गठिया की बीमारी का कोई एक कारण तो है नहीं हमारे पास में। बहुत सारे कारण होते हैं जिनके चलते हुए गठिया की बीमारी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बात करें हम डीजनरेटिव अर्थराइटिस की, जो कि उम्र के साथ में होता है, ऐसा गठिया अगर किसी का वजन बहुत ज़्यादा है या किसी को बहुत ज़्यादा अपने जोड़ों को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में लोग चढ़ते हैं, सामान लाद कर चढ़ते हैं, तो उनके घुटनों पर, कूल्हों पर जोर पड़ता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं या जैसे मोटापा है, अगर ये सब हम काबू में करते हैं तो जो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस है उसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की, यानी कि जैसे कि जिसमें जलन है, ऐसे जोड़ के अंदर इनका क्योंकि कोई एक कारण तो है नहीं, तो हम किसी एक कारण को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी स्मोकिंग है या फिर अल्कोहल का इंटेक है या फिर जैसे आप देखें कि क्या कहते हैं, जोड़ आपको पहले ही हो गया है इन्फ्लेमेशन, आप उनको यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में ये जोड़ खराब हो सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए स्मोकिंग का सेवन बंद करना, अल्कोहल का सेवन करना, या फिर टाइम पर जो है अपने डॉक्टर से मिल करके अपनी बीमारी का पता करके इलाज करना, ये चीज़ें आपको गठिया होने से रोक सकने में हेल्प कर सकता है। डॉक्टर साहब, मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पहले तो हमें अपने वज़न को कंट्रोल करना ज़रूरी है, दूसरे बात जितने भी ये नशे के पदार्थ हैं इनसे दूर रहना है, और अगर हमें इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो टाइमली डॉक्टर को दिखाना है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात आई कि हमें क्या करना है। मान लीजिए किसी पेशेंट को ये गठिया हो जाता है या इन्हीं में से कोई एक बीमारी हो जाती है, तो उसे डॉक्टर किस तरह से ट्रीट करते हैं? आपका मतलब एक जो तरीका है पेशेंट को पहले दिन से लेके किस तरह का डायग्नोसिस उसका चलता है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि हम अपनी बीमारी पहचाने कैसे। यदि किसी मरीज को लक्षण आ रहे हैं गठिया के आम लक्षण क्या होते हैं? जोड़ में दर्द होता है, जोड़ में सूजन आती है, जोड़ सुबह उठने के बाद चलते नहीं हैं, जिसे हम जकड़न या अकड़न के रूप में देखते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपके जोड़ों में विकृति यानी कि टेढ़ापन आने लगा है। अगर ये सिम्टम लेकर के कोई मरीज आता है हमारे पास, तो हम उपयुक्त जाँच करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार का गठिया है। उसमें हम उनके टेस्ट कराते हैं, उनकी हम जांच करते हैं। एक बार गठिया पता लगने के बाद और उसकी प्रकार पता लगने के बाद हम मरीज के लिए एक कोर्स दवाई का सुनिश्चित करते हैं।
उसमें हम मरीज को बताते हैं पहले कि बीमारी कौन सी है और क्या क्या दवाइयाँ उनके लिए उपलब्ध हैं। मरीज की बीमारी के अनुसार और मरीज के लक्षण के अनुसार हम दवा का कोर्स शुरू करते हैं। आम तौर पर गठिया की बीमारी दवाई शुरू होने के बाद 3 से 6 महीने में काबू में आ जाती है। पर क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गठिया है बीमारी वो क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, मतलब जड़ से इसे ख़त्म करना मुश्किल है, पर दवाई के साथ इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि दवा खाते खाते मरीज हमसे अपना फॉलोअप करता रहे। समय के साथ सिम्टम्स कम होने पर दवाइयाँ कम की जाती हैं। कुछ मरीजों में दवाइयाँ बंद करने का भी एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद रहता है। कुल मिला के कि अगर हम आपका पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है कोई भी पेशेंट, तो दवाइयाँ बंद भी की जा सकती हैं, वो ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे एक बीमारी और आजकल सुनने में आती है, ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ती उम्र के साथ बहुत से लोगों में देखने को मिलती है हड्डियों का कमज़ोर होना। तो इस बीमारी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये बीमारी क्यों होती है, क्या कुछ इसके लक्षण रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का पोरस होना, कमज़ोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कारण होते हैं। जहाँ तक ऑटोइम्यून डिजीज़ या अर्थराइटिस का सवाल है, अर्थराइटिस के चलते इन्फ्लेमेशन की वजह से हड्डी के अंदर से कैल्शियम का लॉस शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से हड्डी के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स जो हैं जनरली अगर आप देखें तो सिम्टम्स तो कुछ होते नहीं। हड्डी जो है कमज़ोर है, आप टेस्ट के लिए आए, हमने टेस्ट किया, पता लगा हड्डी बहुत कमज़ोर थी। या फिर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि हल्की बहुत चोट लगने से या सिंपली गिर जाने से उनकी हड्डी टूट जाती है, खास करके बुढ़ापे में। ऐसे मरीजों की हड्डी जो है हम मान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही उनको फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर साहब, ये तो इसकी प्रिवेंशन, ये तो इसकी क्योर की बात हुई। मैं जानना चाहूँगा इसका प्रिवेंशन कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि दवाइयों से इसे रोका जा सकता है, बच्चों को विटामिन डी दिया जा सकता है, या अगर हम ये कहें कि क्या ऐसा कोई संतुलित आहार है या आहार में ऐसी कोई चीज़ जिसे हमें ऐड करना चाहिए जिससे कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकें, उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जो हमारी हड्डियाँ हैं, हमारी हड्डियाँ बनी हैं कैल्शियम से, साथ में उसमें फास्फोरस है और साथ में उसमें प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन के साथ बनी हुई हड्डी होती है। तो अगर आप देखें, अगर आपको अपनी हड्डी जो है मजबूत रखनी है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम का जो इनटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा। कैल्शियम दूध में है, दही में है और कई चीज़ें हैं। साथ में विटामिन डी है। विटामिन डी धूप का सेवन कर सकते हैं हम, खास करके उसके अलावा फ़िश में जो है विटामिन डी खाने को मिलता है। कैल्शियम विटामिन डी को अपने भोजन में खाने के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप नियमित रूप से आप वर्जिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से जो हड्डियों की जो इलास्टिसिटी है या लचीलापन जो है वो कहें, ताकत कहें, वो बरकरार रहती है। तो एक्सरसाइज प्लस फूड जो है वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात की ऑस्टियोपोरोसिस की। एक बात जो सभी के दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में भी ज़रूर होगी कि कोई भी रोमेटिक डिजीज़ अगर हमें हो रही है तो उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? कैसे किसी आदमी को पता चले, किसी मरीज़ को ये पता चले कि उसे रोमेटिक डिजीज़, किसी भी तरह की रोमेटिक डिजीज़ हो रही है? तो देखिए, रोमेटिक डिजीज़ के सिम्टम जानने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं मोटे तौर पर बता दूँ कि रोमेटिक डिजीज़ के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ भी आती हैं और अर्थराइटिस भी आता है। जहाँ तक बात करते हैं हम अर्थराइटिस की, तो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो मैं कह रहा था वो जनरली रोमेटिक डिजीज़ का पार्ट है। तो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के अंदर जोड़ों में सूजन, दर्द या फिर लालपन या कहिए अकड़न, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। जोड़ जो है बॉडी के, कोई भी जोड़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात करते हैं आप ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में। ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, कोई एक बीमारी नहीं है, तो बशर्ते सिम्टम भी बहुत तरह के होंगे। तो जो कॉमन सिम्टम्स देखने के मिलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर, उनमें से अगर आप देखें, जोड़ के दर्द के साथ साथ स्किन पर चकत्ते पड़ना, दाग पड़ना, बालों का गिर जाना, मुंह में छाले होना, सर्दियों में ठंडे पानी में काम करने से उंगलियां नीली पड़ना, कुछ औरतें जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उनके अंदर बार बार बच्चे का गिर जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि मरीज़ के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के होने की एक प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने सिम्टम्स बताए, ये जनरली इस तरह के सिम्टम हड्डियों की डिजीज़ में नहीं सुनने को मिलते, शायद इसीलिए लोग अपनी इस तरह की डिजीज़ को नहीं पहचान पाते। तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए भी दी और मैं चाहूँगा दर्शकों को भी कि इन तरह की इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को अपडेट रखिए। अगर किसी भी तरह का कोई सिम्टम आपको आता है, आप निश्चित तौर पर एक डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें अच्छे से चेक करवाइए, वही आपकी इसका इलाज कर सकता है, वही आपकी डिजीज़ को पहचान सकता है। बहुत बार डॉक्टर साहब हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन गैदर
कर लेते हैं या अपने आप ही सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो क्या हड्डियों में भी, जैसे बहुत से ऐसे ऑइंटमेंट्स मार्केट में मिलते हैं जो आपकी बोन पेन हो या बैक पेन बहुत लोगों को रहती है जो शायद हड्डियों से ही जुड़ा है, क्या इस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को अपने आप लेना चाहिए या इस तरह से बचना चाहिए? डॉक्टर होने के नाते हम तो ये कहेंगे कि जो भी ट्रीटमेंट या दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको अपने डॉक्टर से दिखाए बिना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट पर देखते हैं दवाई उपलब्ध तो है, लिखा तो है कि ये काम करती है, लेकिन दवा कब तक खानी है, कैसे लगानी है, और ख़ास करके दवा का काफ़ी लंबे समय तक उपयोग करने के बाद क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या नुकसान बॉडी में होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। आपने एक अच्छा ये उठाया मुद्दा कि मरीज़ जो है अपने आप से अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब दिक्कत ये है कि मरीज़ जब ट्रीटमेंट अपने आप शुरू करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रीटमेंट कब तक लेना है। ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं लेकिन बंद नहीं कर पाते, और किसी भी दवा का अगर बहुत लंबे समय तक सेवन किया जाए, ऐसे में दवा के साइड इफ़ेक्ट जो हैं शरीर को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर ट्रीटमेंट कोई मरीज ले रहा है, डॉक्टर से मिल ले, ट्रीटमेंट अपने हिसाब से बनवा ले कि कैसे लेना है, उसको फिर डॉक्टर के हिसाब से दिखाए, और हो सकता है कि डॉक्टर दिखाएंगे तो शायद डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ दवाई धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक रोमेटिक डिजीज़ में आपने बात की कि इनसे बचने के लिए एक्सरसाइजेज करना बहुत ज़रूरी है। सर, ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आजकल एक समय ऐसा आ गया कि लोग जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, या योगा भी, ठीक है, भारत ने योगा दिवस भी हमने हाल ही में मनाया, लोगों में बहुत सी अवेयरनेस योगा के लिए आ रही है, तो क्या योगा करके भी हम रोमेटिक डिजीज़ से बच सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसे हमें करना चाहिए तो हम इनसे बच सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा एक प्रश्न मुझे लगा कि आपने छेड़ा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सोचिए, अगर आपको गठिया है या कोई बीमारी है, बीमारी क्या करती है? बीमारी आपको अपाहिज कर देती है उस टाइम के लिए। मान लीजिए मेरे जोड़ में दर्द है और अगर इसमें सूजन दर्द है तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। काम ना करने की वजह से उस जोड़ के आसपास की मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी, उसमें अट्रॉफी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज क्या करती है? जब आप वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने पर जो आपका जोड़ है वो चलता रहता है, जोड़ के आसपास की मांसपेशियाँ जो हैं उनमें खून पहुंचता रहता है। अगर जोड़ चलता रहेगा, उसमें खून पहुंचता रहेगा, तो जो भी हानिकारक तत्व जमा होते हैं जोड़ के आसपास बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो सब साफ़ होंगे, और बीमारी के चलते जो जोड़ों को या मांसपेशियों को जो नुकसान होना था वो नहीं होगा। वैसे भी आपने देखा हो जैसे कि गांव देहात में जो बुजुर्ग लोग होते हैं चलते फिरते रहते हैं तो उनके जोड़ ठीक रहते हैं। तो इसी प्रकार से गठिया के मरीज में भी यही है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक रहेगी। आपने कहा कि जिम के बारे में, आजकल बहुत लोगों में जिम का ही, तो जिम जो है वो एक तरह की वेट ट्रेनिंग है। योग हो, जिम हो, सैर सपाटा हो, तैराकी हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपका शरीर किसी काम में लग रहा है, आपकी मांसपेशियों पे हल्का जोर पड़ रहा है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। जी, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है हमें किसी भी तरह की। जी डॉक्टर साहब, एक बात जो सभी पेशेंट्स के भी दिमाग में रही होगी कि जिसको ये डिजीज़ हो चुकी हैं या जो इस समय इन डिजीज़ के साथ जी रहा है, उनके लिए क्या कुछ आगे के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, या उनका आप फॉलोअप कैसे करते हैं, उन्हें किस तरह के फॉलोअप की ज़रूरत रहती है? देखिए, बहुत अच्छा एक प्रश्न मुझे लगा कि आपने छेड़ा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप सोचिए, अगर आपको गठिया है या कोई बीमारी है, बीमारी क्या करती है? बीमारी आपको अपाहिज कर देती है उस टाइम के लिए। मान लीजिए मेरे जोड़ में दर्द है और अगर इसमें सूजन दर्द है तो मैं इसमें काम नहीं करूँगा। काम ना करने की वजह से उस जोड़ के आसपास की मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाएंगी, उसमें अट्रॉफी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज क्या करती है? जब आप वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने पर जो आपका जोड़ है वो चलता रहता है, जोड़ के आसपास की मांसपेशियाँ जो हैं उनमें खून पहुंचता रहता है। अगर जोड़ चलता रहेगा, उसमें खून पहुंचता रहेगा, तो जो भी हानिकारक तत्व जमा होते हैं जोड़ के आसपास बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो सब साफ़ होंगे, और बीमारी के चलते जो जोड़ों को या मांसपेशियों को जो नुकसान होना था वो नहीं होगा। वैसे भी आपने देखा हो जैसे कि गांव देहात में जो बुजुर्ग लोग होते हैं चलते फिरते रहते हैं तो उनके जोड़ ठीक रहते हैं। तो इसी प्रकार से गठिया के मरीज में भी यही है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक रहेगी। आपने कहा कि जिम के बारे में, आजकल बहुत लोगों में जिम का ही, तो जिम जो है वो एक तरह की वेट ट्रेनिंग है। योग हो, जिम हो, सैर सपाटा हो, तैराकी हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपका शरीर किसी काम में लग रहा है, आपकी मांसपेशियों पे हल्का जोर पड़ रहा है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। जो ये कम्युनिटी सर्विस होती है, जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये आपके संस्थान की तरफ से ही बनाए जाते हैं या मरीजों को खुद से इसमें ऐड होना होता है? तो हम क्या करते हैं, मरीज क्योंकि आते हमारे पास ही हैं,
जब ओपीडी में आते हैं तो हमारे संस्थान से ही ये सुविधा है कि हम क्या करते हैं कि जो मरीज आते हैं एक जैसी बीमारी के जो मरीज हैं उनको हम जो हैं एक ग्रुप बना देते हैं। हमारे साथ जो नर्सिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो सब उनकी डिटेल्स लेकर रख लेते हैं, उनका फिर ग्रुप बना करके उनको हम शेयर्ड एक्टिविटीज़ देते हैं करने के लिए। जैसे मैंने भी कहा था कि अर्थराइटिस डे हम मनाते हैं, क्या कर रहे हैं हम? कर रहे हैं कि उनको बुलाया, उनकी बीमारी के बारे में बात की, हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है अपना। कई बार मरीज़ के मन में त्रुटियाँ होती हैं, सवाल होते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, और अगर हम उसके सवालों का जवाब दे देते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी बीमारी में फ़ायदा होता है। तो ये ग्रुप जो है अभी हाल फिलहाल में ये हम ही लोग बनाकर दे रहे हैं मरीज़। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि रिमेटोलॉजी के लिए अभी बहुत सा ज्ञान नहीं है लोगों में, तो इस सब पे आपका संस्थान क्या कुछ रिसर्च कर रहा है? क्या इनोवेशन आप लोग यहाँ पे इस संस्थान के अंदर कर रहे हैं जो आने वाले समय में लोगों के लिए निश्चित तौर पे अच्छाई के रूप में आने वाली है? रिमेटोलॉजी की डिजीज़ पहले कहते थे कि बड़ी कॉमन नहीं है, लोगों को नहीं होती। अगर आप देखें कि जो एक एक बीमारियाँ हैं रिमेटोलॉजी की, सिंगल देखेंगे तो बड़ी कम है, लेकिन रिमेटोलॉजी की बीमारियाँ बहुत सारी हैं, 200 से अधिक बीमारियाँ मिलती हैं देखने को। अगर आप उन सबको जोड़ दें तो मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनको बीमारियाँ हैं। तो अगर मरीज़ ज़्यादा हैं, तकलीफ़ ज़्यादा है, उसके लिए हम जो हैं एज हमारे यहाँ एम्स बिलासपुर में जो हमने कदम उठाया, हमने क्या किया है, एम्स बिलासपुर में मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही हमने रिमेटोलॉजी सर्विसेज शुरू की हैं। अभी हम अलग से सोमवार और बुधवार और बृहस्पतिवार को 2 से 5 हमने ओपीडी ब्लॉक में 4थी मंजिल पे इनके लिए ओपीडी शुरू की हैं। अभी हम जो हैं कम्युनिटी में हम लोग जो है पैम्फलेट लिखवा के बंटवा रहे हैं कि भाई किसी को अगर जोड़ दर्द है, सूजन है या अकड़न है या और कोई सिम्टम्स ऐसे हैं जो रिमेटोलॉजी के हैं तो हमसे आके मिल लें। हमने अलग ओपीडी शुरू की है, अलग टेस्ट शुरू किए हैं उनके लिए, अलग से ग्रुप बनाना शुरू किया है और अलग से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। मुझे ये बताते खुशी होती है कि अब तक 2000 से अधिक मरीज जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, और आसपास के ही नहीं, ये बिलासपुर एम्स है, लेकिन हमारे पास कांगड़ा या फिर कहीं चंबा, किन्नौर से भी पेशेंट आकर पहुँचते हैं और उनको फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, ये एक सही में हमारे प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा संस्थान हमारे प्रदेश में कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो निश्चित तौर पे प्रदेशवासियों के मन में होगा इस समय, वो ये कि ये बहुत बड़ा संस्थान है, किसी भी बीमारी का इलाज करने में बहुत सा खर्चा भी जुड़ा रहता है, तो क्या ऐसी कोई फाइनेंशियल यहाँ से कोई सपोर्ट मिलता है, या सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं क्या वो यहाँ मान्य होते हैं, या हम कहें हिमकेयर या आयुष्मान योजना के, क्या ये सपोर्ट यहाँ पे मान्य चलते हैं? इनके थ्रू भी लोग यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं? मरीज जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं कि हम दवाई ये शुरू कर दें, कि वो कर दें, कि वो कर दें। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब मरीज आता है हमारे पास में, हम कोशिश ये करते हैं कि जो दवाइयाँ अच्छी कारगर हैं और सस्ती भी हैं वो दवाइयाँ हम शुरू करें। अब रूमेटोलॉजी में बहुत दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत महंगी आती हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल्स के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज़ आजकल आ रहे हैं मार्केट में, पर दिक्कत ये है कि बड़े महंगे हैं। एक एक इंजेक्शन जो है वो हज़ारों में आता है। तो हिम केयर और आयुष्मान जो हम कह रहे थे, हिम केयर, आयुष्मान या और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, वो सभी यहाँ लागू हैं। ऐसे मरीज जिनको महंगे दवाओं की ऐसे मरीज जिनको महंगे इंजेक्शंस या दवाओं की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों को हम भर्ती करके हिम केयर सर्विस के अंतर्गत या आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको ये महंगा ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। तो दर्शकों, ये बात आप सभी के लिए है, आपको ये नोट करनी चाहिए कि जितना भी आपका इलाज का खर्चा आएगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कही या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके अंतर्गत कवर्ड है। आप खुले दिमाग से, खुले निश्चिंत होकर आप यहाँ आइए। यहाँ बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, पूरा क्वालिफाइड स्टाफ है जो आपकी सेवा में लगा हुआ है। एक अच्छे तौर पे आपका इलाज यहाँ से किया जा सकता है। सर, जाते जाते मैं बस ये चाहूँगा कि क्या संदेश आप हमारे दर्शकों के लिए देना चाहेंगे रिमेटोलॉजी डिजीज़ से बचने के लिए? मैं आपके माध्यम से हमारे जो मरीज़ हैं उनके लिए एक संदेश जो है वो ये है कि सबसे पहले मेरी और डिपार्टमेंट की और बिलासपुर एम्स की ये गुजारिश हमारे मरीज़ों से है कि सबसे पहले हमारे मरीज़ों को अपने सिम्टम्स यानी कि लक्षण पहचानने होंगे। अगर हमारे मरीज़ों को जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न या और कोई सिम्टम्स रूमेटिक डिजीज़ के हैं, जैसे कि बालों का गिरना, मुंह में छाले,
स्किन में दाग होना या बार बार गर्भपात होना या और कोई ऐसे सिम्टम्स जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के हैं, यदि ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपके हैं तो आप जो हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नंबर्स के द्वारा और आकर हमारी ओपीडी में अपने आप को दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ इन बीमारियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्टाफ भी है, डॉक्टर्स भी हैं जो उनकी केयर करते हैं। ओपीडी एज वेल एज आईपीडी सर्विसेज, यानी कि ओपीडी के थ्रू और एडमिशन के थ्रू भी हम सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा जो महंगी दवाइयाँ हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, जो कि काफ़ी मरीज़ों को लिखे जाते हैं संस्थानों में और अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज़ों को हम भर्ती करके ये दवाइयाँ हिम केयर कार्ड या फिर आयुष्मान भारत जैसी सेवाओं के द्वारा प्राप्त करवा देते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपने बहुत सी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऑनलाइन माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से भी यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पे वो नंबर चल रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट करके इनसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।